क्लास 12 फिजिक्स का आंसर का सलूशन कर रहे थे। हम लोगों ने सेट नंबर 2 सोल्व कर रहे थे। सेट नंबर 2 हमने कहाँ तक सोल्व कर लिया था? हम लोगों ने तीसरे का घा तक हो गया था क्वेश्चन। ठीक है, अब घा देखेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे? घा। घा में देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में। घा में यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। देखिए तीसरे के घा में क्या कहा है। देखिए सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न धारा 10 मिली एम्पियर हो तो इसका अग्र प्रतिरोध प्रकलित कीजिए। इसका अग्र प्रतिरोध हमें प्रकलित करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है सिलिकॉन, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं? सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में विभव प्रचुर कितना होता है? सिलिकॉन यहाँ पर बोला सिलिकॉन, तो लिखिए सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि डायोड में विभव प्राचीर क्या है? लिखेंगे सिलिकॉन, यानी कि तीसरे का क्या है हमारे पास? का है यहाँ पर। तीसरे का घा, तो लिखेंगे सिलिकॉन पीएन संधि डायोड, ठीक है। ये लिखा हुआ सिलिकॉन अपने पास है। पीएन संधि डायोड में विभव सिलिकॉन का पीएन संधि डायोड में विभव प्राचीर कितना होता है? विभव प्राचीर, ठीक है। कितना होता है विभव प्राचीर? 0.3 वोल्ट, ठीक है। 0.3 वोल्ट ले लिया यहाँ पर। और हमें कितना विभव दिया है? ठीक है, और क्या दिया? 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर, तो अग्र विभव है तो नेट विभव निकालिए, कुल विभव। नेट का मतलब नेट विभव निकालिए। नेट विभव मतलब कुल विभव। नेट विभव कितना दिया? 20। नेट विभव कितना है तो कुल विभव कितना है? बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। यहाँ पर किसमें से घटा देंगे? बड़ा कौन सा है? 20 है, और छोटा कौन सा? 0.3। तो 20 में से 0.3 घटा दी, 20 में से 0.3 घटाएंगे हम, ठीक है। वोल्ट में आएगा, तो 20 में से 0.3 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 19.7 तो बचेगा यहाँ पर। इसको जोड़ेंगे, देखिए 7 3 10 का 0, तो हाँ इतना ही बचेगा, 19.7 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए अगर विभव इतना लगाना उत्पन्न धारा 10 मिली एम्पियर हो तो अग्र प्रतिरोध प्रकलित कीजिए। अग्र प्रतिरोध प्रकलित करना है यहाँ पर, तो अग्र प्रतिरोध लिखिए यहाँ पर। अग्र प्रतिरोध ओम का नियम वही लगा दिए। ओम का नियम क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? बी अपन आई। बी मतलब नेट विभव लेंगे, बी का मतलब नेट विभव, तो ऊपर लिखिए नेट विभव डिवाइडेड बाई नेट विभव अपान क्या होता है? आर बराबर, ओम का नियम क्या होता है? आर बराबर बी अपान आई करंट कितना है? अग्र धारा। क्या लिख देंगे नीचे? अग्र धारा लिख देंगे। धारा आई लिख दीजिए, अग्र धारा लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। अग्र धारा, ठीक है। नेट विभव में कितना निकाला? 19.7, ठीक है। अग्र धारा हमारे पास क्या है? 10 मिली एम्पियर है। क्या है यहाँ पर? 10 मिली एम्पियर। 10 मिली है, 1 मिली में कितना होता है? 10 की पावर माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें आ जाएगी? एम्पियर में आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसको भाग कीजिए यहाँ पर। जब देखिए इसको भाग करेंगे यहाँ पर 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाइए। देखिए इधर कर लेते हैं। देखिए 19.7 लिखा बटे 10 लिख दिया यहाँ पर, और 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा 10 की पावर 3 यहाँ पर। अब इसको भाग कर दीजिए। जब भाग करेंगे यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 1 0 से भाग करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1.97 गुणे 10 की पावर 3 एम्पियर। इसका मतलब क्या होता है? एम्पियर नहीं, सॉरी, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ओम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आ गया यहाँ पर। आप इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं अगर प्रतिरोध, या उसमें देखिए इतना ही आंसर आ रहा है। देखिए चेक करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ रहा है कितना? 2 गुणे 10 की पावर 3। देखिए आप इतना ही आंसर करते, करेक्ट है, राइट है, कोई काट नहीं सकता नंबर। लेकिन आपको अगर देखिए अप्रोक्सीमेट, देखिए 1.97 है। 97 मतलब अप्रोक्सीमेट 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 है यहाँ पर पॉइंट में। इतना भी सही राइट, इतना भी 2 गुणे 10 की पावर 3 भी सही हो जाएगा ओम यहाँ पर। चूँकि 1.97 थोड़ा ही कमी है, 0.3 का मतलब 0.2 की कमी है, 0.21 की कमी, आराम से हो जाएगा यहाँ पर। 2 गुणे 10 की पावर 3 ओम आ जाएगा यहाँ पर आंसर। हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर हटाइए, ठीक है। कितना सिंपल सवाल था यहाँ पर, बस कुछ नहीं दिया। पीएन संधि डायोड विभव प्रचीर मालूम हो, नेट विभव निकालिए, घटा दीजिए। अग्र प्रतिरोध का नेट विभव अपन अग्र धारा हो जाएगा। नेट विभव निकाल चुके, अग्र धारा में दी गई है। अग्र धारा कितनी की? 10 मिली एम्पियर है, बट यहाँ पर मिली एम्पियर, ध्यान रखना इसको एम्पियर में करना करें, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करें। इतना तो आपको आता है, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं आप, ठीक। हटाइए इसको। फिर देखिए नेक्स्ट क्या? चौथे खंड था, चौथे का देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, 2023 में भी आया था, बहुत बार आ चुका क्वेश्चन। देखिए हमारे पास क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। जो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, थीटा पर रखा हुआ है, इस पर विद्युत द्विध्रुव पर हमारे पास अपोजिट बल लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्यू इधर लग रहा है और क्यू इधर लग रहा है, बट यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इधर की और इसकी डायरेक्शन इधर की, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारे पास क्या है? 2L है यहाँ पर, ठीक है, ये थीटा कोण पर। अब देखिए
यहाँ पर हमने एक डाटा लाइन खींच दी अपने आप से मतलब कि हमारा डेरिवेशन सिंपल हो जाए, सरल हो जाए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, जब लंब डालते हैं, देखिए जब लाइन इस टाइप से खींचते हैं, डाटा खींचते हैं इस टाइप से, ऊपर खड़ी हुई लाइन, तो इस पर 90 डिग्री कौन बनाता है, मान लीजिए खड़ी हुई लाइन, इसको डाटा खींच दिया यहाँ पर, जिससे कि हमारा डेरिवेशन सिंपल हो। यहाँ पर क्या बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर बनेगा कि नहीं, 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। अब देखिए, अब सबसे पहले डेरिवेशन का माना लिखना चाहते हैं, लिख रहे हैं माना, लिख क्या लिखेंगे, माना हमारे पास, माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता के, क्या ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर स्थित रखा है, स्थित या रखा है यहाँ पर, ठीक है। इस पर क्यूई मात्रा के बल आरोपित हैं, इस पर क्यूई मात्रा क्या है, बल आरोपित है, जो बल विपरीत क्या है, जो बल समान व विपरीत है, मतलब क्यू यहाँ पर भी, यहाँ पर समान तथा विपरीत है, लिख लेना, बात इतना बहुत माना होगा तो चल रहा है यहाँ पर। अब देखिए डेरिवेशन करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं डेरिवेशन, सबसे पहले यहाँ पर रुक जाइए, एक चीज़ निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहीं पर देखिए सबसे पहले क्या निकाल, बताइए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आप बलागुण का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, रुक जाइए, हमारे पास क्या निकालना, क्या कहाँ आंसर कहाँ गया, यहाँ पर हमें यहाँ पर निकालना है बलागुण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आप क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा बलागुण, टोर जिसे बोलते हैं, बलागुण का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। यदि माना, लिख लीजिए माना बलागुण टाउ है, ये टाउ से लिखते हैं, या टाउ से लिखते हैं माना के लिए, यदि टाउ से लिखते हैं यदि बल आघूर्ण जिसे इंग्लिश में टोर बोलते हैं, क्लास 11th में पढ़कर आएंगे, बल आघूर्ण टाउ हो तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला, टॉर का फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, टाउ बराबर पढ़ा होगा बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी, ये पढ़ा होगा, बल गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी, लंबवत, ठीक है, यही तो फार्मूला होता है, लंबवत दूरी, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है, बलों के बीच लंबवत दूरी यहाँ पर। अब देखिए वो चित्र कहाँ है, यहाँ पर है, लंबवत दूरी भाई साहब किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पर हम देखिए लंबवत दूरी कौन सी, लंबवत दूरी देखिए तामझाम क्यों किया, क्योंकि ये फार्मूला में बलों के बीच लंबवत दूरी आता है, इसलिए तामझाम किया यहाँ पर। अब देखिए लंबवत दूरी हमें कहाँ से आई बताइए, हमें चूंकि यहाँ पर बल तो पता ही नहीं है, बल तो लगा देंगे, बल तो पता है क्यों, ठीक है, लेकिन बट यहाँ पर बलों के बीच लंबवत दूरी बल हैं, इनके बीच लंबवत दूरी खड़ी हुई लाइन नहीं पता है, तो कैसे पता करेंगे, समकोण त्रिभुज लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए यहाँ पर, ठीक है। देखिए बलों की जब लंबवत दूरी किस टाइप निकाले, एम का मान आ जाए हमारे पास, एम इसका नाम क्या है यहाँ पर, इसका मान क्या है यहाँ पर, ए इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम क्या है, बी लिखा हुआ, इसका नाम ए लिख लीजिए, ठीक है, ए, ठीक है, ए लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बलों के बीच लंबवत दूरी किस टाइप से, एम का मान किस टाइप से निकालेंगे, आपने पढ़ा होगा एक, देखिए एल लाल बटे काका के ए, ठीक है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे लाल बटे का के डबल ए का। देखिए ये क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण उल्टा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, साइन थीटा लगा दीजिए यहाँ पर, साइन थीटा का क्या होता है यहाँ पर, या दूसरा तरीका आपको बताते हैं, इसमें अब पता कैसे चलेगा, साइन लगाएंगे कोस लगाएंगे, देखिए जो पता होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो मालूम करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर मालूम क्या करना है, यहाँ पर एम का मान मालूम करना है, एम लिखेंगे ऊपर, एम बटे पता क्या हमारे पास, यानी कि पता क्या हमारे पास, एम ए बी पता है, पता क्या है हमारे पास, ए बी, ठीक है, ए बी बराबर क्या होता है, क्या हमारे पास, ये क्या लंब है, ये क्या है कर्ण है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है ऊपर वाला, ये साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा। अब देखिए एम का मान कितना दिया है, एम का मान निकालना ही है, इसमें क्या दिया, एम का मान निकालना ही है, एम बटे ए बी, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की दूरी कितनी होती है, बीच की दूरी 12 होती है, 2l लिख देंगे यहाँ पर, 2l लिख दिया यहाँ पर, 2l बराबर साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा, ठीक है। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा आ जाएगा, 2l क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा हो गया यहाँ, ठीक है, यानी कि एम का बलों के बीच लंबवत दूरी हमारे पास आ गई, तो टाउ बराबर देखिए क्या हो जाएगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल एफ और बलों के बीच लंबवत दूरी हमारे पास क्या थी, यहाँ से यहाँ तक एम थी, एम बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, एम। अब देखिए टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर नहीं सॉरी बल, हाँ बल हमारे पास है क्या, एफ बराबर क्या, क्यू, एफ बराबर होता क्या, क्यू ई होता है, ठीक है, एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई लिख देंगे यहाँ पर, क्यू ई लिख दिया। एम का मान कितना निकाला हमने, एम का मान निकाला 2l साइन थीटा, ठीक, कितना निकाला, 2l साइन थीटा निकाला, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो टाउ का मान आएगा यहाँ पर 2l साइन थीटा, टाउ बराबर, यही तो फार्मूला होगा, यही तो निकालना बलागुण का होगा, कितना सिंपल है, ठीक है, बलागुण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर
और अगर फार्मूला लगाना चाहते हैं वो लगा दिए, यही व्यंजक हो गया यहाँ पर। देखिए इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि पी बराबर, हाँ पी बराबर इसको लिख सकते हैं ई इंटू ई साइन थीटा, इधर लिख लीजिए ई साइन थीटा, ठीक है, ई साइन थीटा लिखा मल्टीप्लाई। अब बचा क्या हमारे पास, बचा क्या क्यू इंटू टी एल, क्यू मल्टीप्लाई 2l बचा, ठीक है। एक फार्मूला और हम जानते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पी बराबर क्यू इंटू 2l होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इनकी इसकी जगह पर पी पुट कर दिया, इसकी जगह पर, तो क्या हो जाएगा टाउ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मुझे दिख रहा होगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा पी, तो टाउ बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, यही क्या हमारे पास इनकी बल आघूर्ण का फार्मूला है, यही बल आघूर्ण का फार्मूला है यहाँ पर, ठीक है। इतना ही तो पूछा गया था यहाँ पर, बस इतना ही पूछा, ज़्यादा नहीं पूछा गया। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, अधिकतम निम्न कुछ पूछा ही नहीं, इतना ही पूछा बस हो गया। बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, बल आघूर्ण का क्या कर दिया व्यंजक प्राप्त कीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्या कर दिया व्यंजक प्राप्त कर दिया यहाँ पर। अगर इसको वेक्टर रूप में लिखना चाहते हैं, वेक्टर रूप पूछता तो किस तरह से लिखते हैं वेक्टर रूप किस तरह से लिखते हैं इसको, वेक्टर रूप में पूछा जाता तो टाउ क्या लिखेंगे, टाउ वेक्टर हो जाता बराबर पी वेक्टर और क्रॉस ई वेक्टर हो जाता। इस टाइप से अगर वेक्टर रूप में आ जाए कहने के लिए ऑब्जेक्टिव में तो ये लिख देना है, बस हो गया कम, इतना ही निकालना था यहाँ पर, हो गया इतना ही तो निकालना, तो ज़्यादा पूछा नहीं गया। जो क्या बोला गया देखिए यहाँ पर, बोला गया है यहाँ पर खा, चौथे का खा, देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बी की तीव्रता इतनी दी गई है। टेस्ला कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है, कुंडली में प्रवाहित धारा का मान व दिशा परिकलित कीजिए, ठीक है, दिशा परिकलित कीजिए 3 नंबर का। देखिए कभी कभी ये कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मतलब डेरिवेशन करवा लेता है और कभी कभी क्या करवा लेता है न्यूमेरिकल देता है, इन दो में से एक पर आता जरूर है। यहाँ पर 2023 में इस पर डेरिवेशन आया था, 22 में भी डेरिवेशन आया था, 20 में भी डेरिवेशन आया था, 2024 में इन्होंने न्यूमेरिकल रख दिया यहाँ पर उसी फार्मूला पर। तो सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर चौथे का खा, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। चौथे का क्या हमारे पास खा है, दिया है क्या दिया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब रेडियस कितनी, रेडियस आर का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 12 गुणा 10⁻⁻² यानी कि मीटर हो जाएगा यहाँ पर, किस में आ जाएगा मीटर में। और क्या दिया है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया है यहाँ पर 0.5 × 10⁻⁴, 0.5 गुणा 10⁻⁴, ठीक है। और क्या दिया है टेस्ला, मात्र इसका टेस्ला है। और देखिए क्या दिया है टेस्ला के तल के लंबवत ऊपर की ओर है, कुंडली में प्रवाहित धारा का मान व दिशा ज्ञात कीजिए, करंट ज्ञात करना है और दिशा ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं बहुत सिंपल है। देखिए धारावाही वायु सेवेट के नियम से वायु सेवेट का नियम का अनुप्रयोग होता है, क्या होता है धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ध्यान रखना, याद कर लेना, बी बराबर होता है क्या होता है μ0/2r या म्यू0 आई लिख लीजिए, म्यू0 आई ध्यान रखना, म्यू0 पर तो कट ही जाता, छोड़िए म्यू0 I/2r ध्यान रखना, म्यू0 I/2r होता है फार्मूला यहाँ पर, क्या होता है म्यू0 I/2r होता है यहाँ पर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर म्यू0 का मान कहाँ से आ जाएगा, देखिए निकाल लेंगे यहाँ पर म्यू0 का मान हमें निकालना कहाँ, पहले करंट का मान निकाला, आई का मान निकाला है, तो आई का मान देखिए 2r के उधर मल्टीप्लाई कर दिए, बी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2r हो जाएगा, ठीक है, अब बी मल्टीप्लाई 2r हो जाएगा। अब म्यू0 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा करंट आई के हो जाएगा यहाँ पर, तो आई बराबर यहाँ पर लिखिए, आई बराबर आ गया हमारे पास बी मल्टीप्लाई 2r अपन म्यू0, ये फार्मूला हमने बना लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए म्यू0 अपान 4π, म्यू0 अपान 4π का मान कितना होता है, म्यू0 अपान 4 का मान होता है कितना होता है, म्यू0 अपान 4π है यहाँ पर, ठीक है, कितना होता है 10⁻⁷ होता है, राइट। अब देखिए हमें म्यू0 का मान निकालना है, म्यू0 का मान कितना आ जाएगा 4π को मल्टीप्लाई कर दिए तो 4π गुणा 10⁻⁷ हो जाएगा, तो म्यू0 का मान कितना हो जाएगा 4π गुणा 10⁻⁷, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, देखिए बी का मान कितना दिया यहाँ पर 0.5 लिखा, मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आर का मान कितना दिया है यहाँ पर, आर का मान 12 गुणा 10⁻⁻², 12 गुणा 10⁻⁻² दिया यहाँ पर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई म्यू0 का मान कितना निकाला हमने, म्यू0 का मान हमें कितना बताया था 4π मल्टीप्लाई 10⁻⁷ बताया था, 4π मल्टीप्लाई 10⁻⁷ बताया था यहाँ पर, बताया था कि नहीं। अब देखिए अब यहाँ पर काटिए पीटिए इसको, ठीक है, काटिए पीटिए, देखिए 4 से काटते हैं, देखिए 4 × 4
4 है लिखा हुआ, ठीक है, दिखा रहा है 4 ही है, 4, ठीक है 4 है ये, देखिए 4 एकन 4 और 4 तियाँ 12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 दूनी 6 पंचे 30 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए 3 दूनी 6, 6 और पंचे 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा यहाँ पर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 पंचे 30, 30 हो जाएगा यहाँ पर, 30 होगा। पॉइंट कितने के बाद लगाना है, 1 के बाद लगाना है, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब गुणा देखिए 10 की पावर माइनस के 4, 10 की पावर माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 6 और 10 की पावर 7 को ऊपर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर 7 प्लस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बचा क्या नीचे हमारे पास, पाई बचा क्या बचा, पाई का मान बताइए कितना पुट करेंगे यहाँ पर, पाई का मान कितना पुट करेंगे, पाई का मान वही 3.1 चले लीजिए, तो 3 देखिए 10 की पावर 6 और 10 की पावर 7 है, आधार समान घात जुड़ जाएगा, 7 में 6 कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई 10 बचेगा यहाँ पर, डिवाइड बाई पाई का मान कितना होता है, 3.14 ले लीजिए यहाँ पर, 3.14 ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो आई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई बराबर इसको भाग कीजिए यहाँ पर इसको भाग कीजिए, 30 लिख लीजिए, 30 बटे 3.14 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 3.14 हो जाएगा यहाँ पर। तो भाग करने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए सपोज यहाँ पर 3, यहाँ पर 31 क्यों ले लें यहाँ पर, इसको भाग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर 314, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो पर बढ़ जाएगा, 1 2 जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर, बढ़ जाएगा 314, 14 से काटिए 314, देखिए 314 और 300 यहाँ पर 314 दशामन कितना होता है, 314 दशामन, देखिए 314 दशामन कितना होता है 3140, बट यहाँ पर 3000 है, 3140 3000 मतलब कि 9 बार पड़ जाएंगे यहाँ पर, 9 पड़ जाएगा बार 9, ठीक है 9 बार पड़ जाएंगे। फिर कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर भाग कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं, देखिए 314 से हमें डिवाइड करना है किसमें, 3000 में ठीक है। अब देखिए 9 बार पड़ जाएगा यहाँ पर, 9 अप्रोक्सीमेट पड़ जाएगा 9, अब देखिए 9 की इसमें मल्टीप्लाई करिए, 9 चौक 36 का 9 चौक कितना, 9 चौक 36 का 6, हासिल कितने लगे 3, ठीक है। और 9 का 9 3 12 के 2 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 9 3 27 तक 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 में से 6 कितना बचेगा 4, है ना बच्चे, 9 में से 2 कितना बचेगा 7, है ना बच्चे, 9 में से 8 कितना बचेगा 1, बस 174 बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा 174 यहाँ पर, ठीक है 174 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर क्या बढ़ा दीजिए 0 बढ़ा दीजिए। अब कितना बार पड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लगभग देखिए 1 नंबर यहाँ से उठाइए और 2 नंबर यहाँ से उठाइए, देखिए 53 15 हो रहा है, देखिए 53 15 17 से छोटा तो 5 बढ़ जाएगा बार, 53 15 5 से भी मल्टीप्लाई करिए, भाग करना तो आता होगा बड़े ये 2 नंबर यहाँ से लेते हैं, 1 नंबर यहाँ से लेते हैं, 5 चौक 20 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 एकन 5 नहीं पड़ते, देखिए 100% 5 या 99% 5 या 4 से 5 या 6 पड़ सकता है बार, ठीक है ध्यान रखना, तो 5 ही पड़ जाएगा। देखिए 5 चौक 20 का 0, हासिल कितने लगे 2, 5 एकन 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पर, 5 के यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 17 नहीं 5 पड़ जाएगा, 0 हो जाएगा, 14 में से 7 गया, 6 में से 5 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा 170 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर, फिर देखिए 1740 अप्रोक्सीमेट, फिर पुनः 5 ही पड़ जाएगा यहाँ पर, 5 ही में 9.55 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 9.55, इसको भाग करेंगे कितना 9.55 एम्पियर करंट आ जाएगा आपका, ठीक है। करंट कितना आ जाएगा, आई का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, आई बराबर 9.55 एम्पियर क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, आ गया करंट यहाँ पर। फिर देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, फिर बोला गया यहाँ पर, देखिए फिर और बोला गया यहाँ पर, ठीक है, दिशा पर कीजिए, चूंकि दिशा देखिए बहुत सिंपल निकालना, क्योंकि ये लंबवत ऊपर है, लंबवत ऊपर है तो क्या लिखेंगे, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत ऊपर की हो तो क्या होगा हमारे पास, कुंडली में धारा की दिशा क्या होगी, वामावर्त होगी, क्या होगी वामावर्त होगी, क्या होगी वामावर्त यानी एंटी क्लॉक होगी यहाँ पर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत क्या है, ऊपर की ओर है, लंबवत है यहाँ पर, लंबवत है तो ऊपर हो, लंबवत क्या होगा ऊपर, लंबवत ऊपर की ओर है, लिखा हुआ लंबवत ऊपर की ओर है, लंबवत ऊपर की ओर है, लंबवत ऊपर की, कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की क्या है, कुंडली के तल के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत ऊपर की और, ठीक है, और है, तो अतः कुंडली में धारा की दिशा वामावर्त दिशा में होगी, अतः कुंडली में धारा की धारा हो गई है, कुंडली में धारा का मान धारा तथा दिशा क्या थी, धारा का मान, तो लिखेंगे अतः
अतः कुंडली में धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि धारा की दिशा वामावर्त दिशा में होगी। ठीक है, धारा की दिशा यानी एंटी क्लॉक वामावर्त दिशा में होगी। एक दक्षिणावर्त होता है, वामावर्त होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, वामावर्त दिशा में होगी। ठीक है, हो गया क्वेश्चन यहाँ पर, हो गया सॉल्व। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण क्या होता है? प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत प्रकार का था? देखिए प्रकाशिक तंत्र सिद्धांत अपने पास है, इसी में लिखा हुआ है, प्रकाशिक तंत्र किस सिद्धांत प्रकार का था? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर नहीं करता। डायरेक्टली यही लिख देना, यही नोट उठाकर लिख दीजिए यहाँ पर। तो लिखेंगे प्रकाशिक तंत्र पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, बस इसी में से लिख देना है। अब देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिए क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। कहाँ जाती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। यहाँ पर दिख रहा है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता। जो विरल माध्यम में प्रकाश किरण उसका अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। क्योंकि बल्कि संपूर्ण प्रकाश क्या होगा? जो संपूर्ण प्रकाश होगा वो परावर्तित होकर क्या होगा? सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल से क्या होता है? अधिक हो जाता है। यहाँ पर अधिक हो जाता है, तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको लिखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। लिखिए अब क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल देखिए, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, ठीक है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। को कठिन है क्रांतिक कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में क्या होता है? आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? ये कोई दिक्कत नहीं है, पर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखिए दर्शाए गए परिपथ में ए तथा बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या करना? ए तथा बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये सर्किट दिया गया यहाँ पर, ए तथा बी के मध्य यहाँ इसके मध्य क्या हो? विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 ओम प्रतिरोध दिया, 1 ओम प्रतिरोध दिया, 1 ओम सेल लगे हुए हैं। देखिए 3 वोल्ट का सेल है, 2 वोल्ट का सेल है, 1 वोल्ट का सेल है यहाँ पर। ठीक है, देखिए सुनिए बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर। ठीक है, 3 नंबर का है, बहुत ही सिंपल सवाल। देखिए हमने यहाँ पर एक चित्र बना लिया यहाँ पर। देखिए अगर आपको किरचॉफ के नियम पता है तो चुटकियों में निम्न को लगेगा, चुटकियों में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर? किरचॉफ का नियम क्या कहता है यहाँ पर? किरचॉफ का नियम पहले धारा प्रवाहित करना सीखिए। देखिए धारा क्या, जो बड़ा वाला है यहाँ पर, देखिए बड़ा वाला एक सिंबल दिया है, छोटा वाला सिंबल दिया। देखिए एक बड़ा दिया है, एक छोटा दिया, एक बड़ा है, बड़ा छोटा है। देखिए बड़े वाले पर क्या होता है? प्लस का होता है, छोटे वाले पर क्या होता है? माइनस होता है। बड़े वाले पर क्या होता है? प्लस का होता है, छोटे वाले पर क्या होता है? माइनस होता है। बड़े वाले पर प्लस का होता है, छोटे वाले पर क्या होता है? माइनस होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए धारा हमेशा प्लस से बहती है। ठीक है, प्लस से तो इधर की ओर बहेगी धारा यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए सपोजिट I1 धारा, इसमें I1, इस प्रतिरोध में I1 धारा प्रवाहित हो गई, इस प्रतिरोध में I1 धारा प्रवाहित हो गई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर देखिए इसमें प्लस से बहेगी। इस प्रतिरोध में मान लीजिए I2 धारा प्रवाहित हो गई। कितनी हो गई? I2 धारा प्रवाहित हो गई इस प्रतिरोध में यहाँ पर। फिर देखिए इस प्रतिरोध में हमारे पास I3 धारा प्रवाहित हो जाएगी। इस प्रतिरोध में हमारे पास कितनी धारा प्रवाहित हो जाएगी? I3 धारा प्रवाहित हो जाएगी यहाँ पर। इस प्रतिरोध में क्या हो जाएगी? हमारे पास I3 धारा प्रवाहित हो जाएगी यहाँ पर। हो गई धारा प्रवाहित। ठीक है, इतना कम कर लिया। अब देखिए ये धारा मिलेंगी, देखिए ये धारा इधर की ओर आएगी, आई कि नहीं यहाँ पर? ये धारा कहाँ आएगी? इधर की ओर आएगी, यहाँ पर I1 आएगी यहाँ पर। ठीक है, I1 आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, यहाँ पर मिल जाएगी I1, यहाँ तक आएगी। फिर देखिए I2 धारा यहाँ पर आएगी, यहाँ पर मिल जाएगी। I2 आएगी, I3 धारा ऊपर की ओर आएगी। तीनों धारा यहाँ पर मिल जाएगी, संधि पर मिल जाएगी। क्या संधि है? तीनों के लिए क्या है? संधि है यहाँ पर। क्या संधि है यहाँ पर? ठीक है, तीनों धारा क्या यहाँ पर मिल जाएंगे? संधि पर। संधि ए पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? संधि ए पर क्या मिल जाएगी? तीनों धारा मिल जाएंगे यहाँ पर। तो क्या होता है? किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है? किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय क्या होता है? शून्य होता है। देखिए आंसर में आएगा, वो बता देंगे यहाँ पर। अभी नियम आएंगे किरचॉफ के। ठीक है, प्रथम नियम क्या होता है? किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कि मान लीजिए देखिए संधि क्या है? किसी संधि पर देखिए एक संधि ए वाली, देखिए 1 2 3 संधि दी गई यहाँ पर, तीनों में धारा है। तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय क्या होता है? क्या होता है?
जीरो होता है। देखिए जो संधि की ओर धारा होती है उसे पॉजिटिव लेते हैं, जो संधि से बाहर जाती है उसे नेगेटिव लेते हैं। देखिए ए भी संधि की ओर आ रही है धारा, ए भी संधि की ओर धारा आ रही है, एक करंट भी धारा की संधि की ओर जा रहा है। देखिए तीनों धारा संधि की ओर आ रही है, जा रही है, संधि की ओर आ रही है। तीनों धारा क्या संधि की ओर बाहर नहीं जा रही है, अंदर आ रही है। तो तीनों का करंट क्या लेंगे, प्लस का हो जाएगा। और एक बाहर चले जाते तो I2 नेगेटिव ले लेंगे, बट तीनों का क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखिए तीसरे का कौन सा था हमारे पास, चौथे का घा क्वेश्चन था, चौथे का घा। यहाँ पर लिखते चौथे का घा, यहाँ पर चौथे का घा। तो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगा दिए, किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, किरचॉफ के प्रथम नियम से किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो कहाँ इसी में यही चित्र देखिए, उसका कम हटाइए उसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर I1 + I2 + I3 = 0। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। I1 + I2 + I3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। खूब कठिन न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, ठीक है। इसको चाहे समीकरण 1 डाल लीजिए, यहाँ पर डाल दिया, समीकरण 1 डाल दिया, यहाँ पर इसको समीकरण 1 डाल दिया हमने, ठीक है। अब देखिए सपोज मान लीजिए एक बंद पास, इसको मान लीजिए चाहे इसके नाम दे दीजिए, यहाँ पर सपोज नाम मत दीजिए, इसका नाम दीजिए। मान लीजिए बंद पास एक बंद पास, इसको 1 मान लिया हमने, ठीक है। बंद पास क्या मान लिया, 1 इसको मान लिया हमने, चाहे नाम दे दीजिए, हटा छोड़िए, बंद पास दे दीजिए, नाम दे दीजिए। देखिए ए बी है, इसका नाम ए बी, इसका नाम सी दे दीजिए, इसका नाम डी दे दीजिए नाम डी, और इसका नाम ई दे दीजिए नाम, इसका ई, और इसका क्या हो जाएगा, ई एफ दे दीजिए नाम ई एफ, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए पी, इसका नाम क्या दे देंगे, पी दे देंगे यहाँ पर, इसका नाम क्यू दे देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्यू दे देंगे। इससे सिंपल रहेगा, बंद पास 1 2 आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल। अब देखिए सबसे पहले बंद पास इसको सोल्व कर लिए, ये वाला से बंद पास पहला बंद पास ले लेंगे यहाँ पर, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम सुन लीजिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल तथा उसमें लगे यानी कि ये संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग बोल सकते हैं। संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत भागफल के बराबर होता है। क्या होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत भागफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये क्या है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है, ठीक है। अब देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाइए, पर पहले बंद पास ये वाला लीजिए, बंद पास कौन सा लीजिए, इसको ले लीजिए पी। बंद पास को कहाँ से स्टार्ट कर दिए बताइए, कहाँ से स्टार्ट कर दिए, चाहे इधर से स्टार्ट कर दिए। मान लीजिए बंद पास यहाँ से प्लस से स्टार्ट करिए जिससे गलती ना हो, यहाँ से स्टार्ट करिए प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करिए जिससे गलती होने के चांसेस कम हो, यहाँ से, ठीक है। बंद पास ई एफ पी क्यू में बंद पास ठीक है, ई एफ बंद पास ई एफ पी क्यू में किरचॉफ के द्वितीय नियम से किरचॉफ, देखिए इसमें किरचॉफ का नियम नहीं पूछा था, न्यूमेरिकल पूछ लिया गया, एक चीज आता है दो में से, ठीक है। किरचॉफ के द्वितीय नियम से, यहाँ पर किरचॉफ का द्वितीय नियम कैसा, किसी बंद पास में बहने वाली धारा संगत प्रतिरोध का गुणनफल। देखिए I1 P, देखिए धारा के एक बार और जान लीजिए, जब धारा की दिशा में चलते हैं तो क्या लेते हैं, प्रतिरोध और धारा का गुणनफल लिख लेना, नोट डाउन, देखिए नोट करके लिख लेना। जब धारा की दिशा में चलते हैं प्रतिरोध और धारा का गुणनफल क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और जब धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है, विपरीत चलेगा निगेटिव हो जाएगा, ऐसी बात। जब धारा की दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव प्रतिरोध और धारा का गुणनफल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब धारा के विपरीत चलेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब प्लस से प्लस की यह बोल सकते हैं, जब माइनस से प्लस की ओर चलते हैं, देखिए इधर से जा रहे हैं, जब माइनस से प्लस की ओर इधर से जा रहे हैं, इधर से स्टार्ट किया हमने ई या पी क्यू, यानी कि माइनस से प्लस की ओर स्टार्ट किया, तो हम विद्युत भागफल क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे। जब हम प्लस से माइनस को मान लीजिए सपोज इधर की ओर स्टार्ट करें, इधर से जा रहे हैं, तो क्या लेते हैं, विद्युत भागफल ऋणात्मक लेते हैं यहाँ पर। तब क्या लेते हैं, यहाँ पर ऋणात्मक लेते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर। जब हम धन से यानी कि माइनस से प्लस की ओर स्टार्ट करते हैं तो क्या विद्युत भागफल क्या लेते हैं, धनात्मक। देखिए हम इधर से आ रहे हैं ई एफ क्यू, तो विद्युत भागफल क्या है, धनात्मक आएगा यहाँ पर, ठीक है। पहले धारा करंट, इसका प्रतिरोध धारा का इतना हम समझ जाते हैं, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, न्यूमेरिकल कोई भी है सोल्व कर लेंगे आराम से। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, I1 मल्टीप्लाई I1, ठीक है। इस बंद पास में देख रहे हैं ई एफ पी क्यू, ठीक है। ई एफ पी क्यू में देखा, ई एफ पी क्यू में अब क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, फिर इधर से चलिए I1 P, फिर इधर की हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक। I2 देखिए हम उधर जा रहे हैं बट धारा इधर आ रही है, हम उधर जा रहे हैं धारा इधर आई है, तो I2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा I2
इतना तो समझा दिया, अब तो समझ गए होंगे। I2 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ विद्युत भागवल क्या लेंगे, देखिए माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं तो इस ये वाला विद्युत भागवल क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर। अब ये वाला विद्युत भागवल देखिए हम इधर देखिए इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, इसी बंद पास में देखना ऊपर वाले में इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, अब इधर से जा रहे हैं, क्योंकि धारा क्या हो जाएगी, निगेटिव, धारा प्रतिरोध का गुणनफल क्या हो, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इधर से जा रहे हैं, इधर देखिए अब प्लस से माइनस की ओर स्टार्ट कर रहे हैं, पहले माइनस से प्लस की ओर विद्युत भागवल पार कर रहे थे, सेल पार कर रहे थे। अब देखिए हम सेल किससे पार कर रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर पार कर रहे हैं। सेल किससे पार कर रहे हैं यहाँ पर, प्लस से माइनस की ओर पार कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सेल किससे पार कर रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर पार कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस से माइनस की ओर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको निगेटिव ले लेंगे, यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, दिक्कत नहीं होने भी नहीं चाहिए यहाँ पर। कितना सिंपल तरीके से बता दिया यहाँ पर। अब देखिए I1 1 की मल्टीप्लाई I1 माइनस का I2 बराबर 3 में से 2 कितना बचेगा, 1 बचेगा, 3 में से 2 बचेगा, 1 बचेगा, समीकरण 1। इसमें कन्फ्यूजन 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लिया। अब बंद पास ले लीजिए दूसरा ए वाला। अब बंद पास कौन सा ले लेंगे, ए वाला ले लीजिए यहाँ पर। इसमें बंद पास देखिए, इसमें बंद पास कहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, देखिए बंद पास इधर से स्टार्ट कर दीजिए यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से प्लस से माइनस को स्टार्ट किया, गलत नहीं होगा क्वेश्चन यहाँ पर। इधर से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नहीं गलत होगा, लेकिन आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं। इधर से स्टार्ट कीजिए, प्लस से माइनस किया, प्लस से माइनस प्लस की ओर, देखिए माइनस से प्लस की ओर। अब बंद पास ले लीजिए QPCD में, देखिए बंद पास QPCD में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, वही किरचॉफ के द्वितीय नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम से किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है यहाँ पर भाई, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 × I2 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई, सही है, 1 मल्टीप्लाई I2, 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई कहाँ गया यार, यह है 1 मल्टीप्लाई I2। अब इधर क्यों जा रहे हैं, लेकिन हम इधर जा रहे हैं, धारा उधर आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं तो अब माइनस का हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, I3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल सिंपल 1 ओम के प्रतिरोध भी दीजिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, बराबर। अब देखिए प्लस से माइनस की ओर स्टार्ट करें तो 2 हो जाएगा, क्या लेंगे, माइनस से प्लस की ओर स्टार्ट करेंगे, क्या देते हैं, प्लस का देते हैं, सेल क्या लेते हैं, प्लस का लेंगे। अब इधर की ओर जा रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं, देखिए प्लस से माइनस की ओर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर स्टार्ट करते हैं, क्या आते हैं, क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, माइनस का 1 हो जाएगा। तो I2 माइनस का क्या हो जाएगा, I3, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, I2 की उतना ही हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1, समीकरण 3 डाल लीजिए यहाँ पर। अब देखिए इस बंद पास को सोल्व कर लिया, इस बंद पास को सोल्व कर लिया, अब बचा क्या यहाँ पर, पूरा बड़ा वाला बचा, एक पूरा बड़ा वाला बचा। अब लिखिए इसी प्रकार बंद पास लगा दीजिए, इसी प्रकार का भाई, इसी प्रकार क्या लगा देंगे यहाँ पर, बंद पास क्या ले लेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिससे पॉजिटिव से स्टार्ट कीजिए यहाँ पर। किससे स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव से, जिससे कि गलत क्वेश्चन हमारा ना हो यहाँ पर। ठीक है, जिससे क्वेश्चन हमारा गलत ना हो यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। देखिए बंद पास EFCD, बंद पास EFCD में भाई किरचॉफ के द्वितीय नियम से इसी टाइप से लिख दिया। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करें, I1 1 × I1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 × I1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर की ओर आइए, हम चूंकि इधर नीचे आ रहे हैं, धारा ऊपर जा रही है, लेकिन हाँ हम नीचे आ रहे हैं, धारा देखिए इसमें मत पहुंच जाना, ए लिया, इसमें ए वाला देखेंगे नहीं, इधर वाला किनारा साइड वाला नहीं, अंदर पहुंच जाए, आउट साइड वाला देखेंगे, बाहर वाला, मतलब कि इधर वाला देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इधर की ओर आइए, यहाँ पर तुरंत कहीं नहीं पड़ रहा है, इधर की ओर नहीं तुरंत पड़ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, हम उधर जाए बट यहाँ पर धारा इधर है, हम उधर जा रहे हैं, धारा इधर है, तो माइनस का हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगी। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस से प्लस की ओर स्टार्ट किया तो 3, और यहाँ पर देखिए प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस का I3। ठीक है, बराबर 3 में से 1 कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 में से 1 कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर, सही का है कि नहीं, 3 में से 1 कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसको डाल देंगे समीकरण 4। बस अब क्लास 9 10 वाला लगा दिए विलोपन विधि, यानी कि एलिमिनेशन मेथड लगा दिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगुणन विधि लगा दीजिए, कोई लगा दीजिए आप, जो तो आपको आती है 3 विधि में से। यहाँ पर 3 विधि होती है समीकरण सोल्व करने की। अब देखिए समीकरण हम किसको सोल्व कर ले, पहले मान लीजिए सपोज डेट हम किसको, हमें यहाँ पर धारा याद करनी, क्या याद करना, हाँ विभवांतर याद करना है यहाँ पर। तो हमें I1 I2 I3 के तीनों के मान पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम समीकरण किसको सोल्व करें बताएं, यहाँ पर समीकरण चाहें, देखिए समीकरण इसको मान लिया हमने 4 यहाँ पर, ठीक है, इसको मान लिया हमने समीकरण 4 यहाँ पर है। देखिए इसमें एक जुगाड़ है हमारे पास, देखिए इसमें सिंपल तरीका आपको बता रहे, देखिए समीकरण, देखिए I1 + I2 का मान निकाल चुके हैं, लेकिन I1 - I2 का मान निकाला हमने, I1 + I2 का मान तो निकाला ही नहीं भाई साहब। यहाँ पर देखिए I1 + I2 का मान निकाला नहीं, तो इसको सोल्व कीजिए पहले। देखिए I1 - I2 है,
ठीक है, लेकिन I1 माइनस के I3 यहाँ पर क्या है माइनस के I3, तो इक्वेशन हमारे पास 3 बन जाएगी यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर I1 का मान निकाल दें, I1 का मान उधर भेज दें यहाँ पर, तो I2 माइनस I3 हो जाएगा। देखिए इसका जुगाड़ एक है यहाँ पर, क्या है जुगाड़, इसका जुगाड़ एक है यहाँ पर। समीकरण एक बा किसको सोल्व करते हैं यहाँ पर, एक बा, ठीक है, समीकरण एक व दो सोल्व कर लीजिए पहले। समीकरण एक व दो से समीकरण 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 एक व दो से समीकरण एक व दो से देखिए यहाँ पर समीकरण एक व दो से समीकरण दो पहले चाहे समीकरण एक कोई ऊपर लिख लीजिए। मान लीजिए ऊपर हम मान लीजिए छोटी वाली से I1 लिख दिया, दो लिख दिया, I1 माइनस के I2 बराबर क्या है 1, इसको डाल दिया, समीकरण दो थी, ठीक है, दो ऊपर लिख दिया। अब ये समीकरण I1 प्लस I2 प्लस I3 नीचे लिख लीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, I3 लिख दिया, बराबर क्या है हमारे पास 0 है। इसलिए क्या समीकरण एक, अब बिलो ऊपर में लगा दिए, घटाने पर लिख दीजिए, क्या लिख देंगे यहाँ पर, जोड़ने पर लिख दीजिए, यहाँ पर चुप कट जाएगा यहाँ पर, और घटाने पर लिखेंगे यहाँ पर तो एक ही कटेगा, तो जो घटाने हमें I2 हटाना है, यहाँ पर क्या हटाना है I2 हटाना है यहाँ पर, चाहे जोड़ने पर लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिख दिए, जोड़ने पर लिख दिए, जोड़ने पर लिख दिए, जोड़ने पर लिख दिए, जोड़ने पर लिख दिया, ठीक है। देखिए माइनस का प्लस का I2 से I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, I1 कितना हो जाएगा 2I1 हो जाएगा, 2I1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का I3 AGT ज्यों का 3 लिख लिया, I3 लिख लिया बराबर 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समीकरण हमारे पास कितनी बन गई, 5 बन गई यहाँ पर, ठीक है, समीकरण क्या बन गई हमारे पास 5 बन गई, यहाँ पर बन गई समीकरण 5 बन गई। अब देखिए अब कौन सी समीकरण सोल्व करेंगे यहाँ पर, अब देखिए 2I1 प्लस I3, हाँ I1 प्लस I3 वाली समीकरण कोई है हमारे पास, है I1 देखिए I1 I3 वाली ये है, देखिए समीकरण 4 व 5, देखिए इसके नीचे समीकरण 4 लिखिए, इसके नीचे, लेकिन यहाँ पर कटे हाँ बन जाएगा, इसके नीचे समीकरण 4 है, यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 4, अब लिख दिए, चाहे लिख लीजिए समीकरण, या डायरेक्टली लिख रहे हैं लिख लीजिए समीकरण 4 व 5, आपको सोल्व करने I2 I3 के मान निकालिए, कैसे भी निकालिए, समीकरण 4 व 5 से यहाँ पर। अब देखिए इसमें समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 5 ऊपर ही लिख लीजिए 2I1 प्लस का I3 बराबर हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 2I1 प्लस I3 का कितना आ गया 1। और समीकरण हमने कौन से लिखी 4 हमारे पास क्या समीकरण ये लिखी है I1 माइनस के I3, समीकरण 4 क्या है हमारे पास I1 माइनस का I3 यहाँ पर, ठीक है, I1 माइनस I3 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या थी हमारे पास समीकरण 5 थी ऊपर वाली, और नीचे वाले क्या थी हमारे समीकरण 4 थी यहाँ पर। अब क्या लिख देंगे, जोड़ने पर लिख दीजिए भाई, जोड़ने पर लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए जोड़ने पर देखिए I3 से I3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2I1 कितना हो जाएगा 3I1 हो जाएगा, 3I1 हो जाएगा बराबर 2 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 उड़ा दीजिए तो I1 बराबर क्या आ जाएगा 1 एम्पीयर करंट आ जाएगा यहाँ पर। I1 का मान कितना आ गया 1 एम्पीयर करंट। अब देखिए I1 का मान आ गया, अब I1 का मान किसमें रख दीजिए समीकरण 5 में, इसी में I1 का मान समीकरण 5 में रखने पर I1 का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 में रखने पर I1 का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो I1 का मान क्या है समीकरण 5, यही तो है 2I1 प्लस I3, यही तो समीकरण 5 है, तो 2 मल्टीप्लाई I1 का मान कितना निकाला 1, यहाँ पर I1 का मान कितना निकाला 1 प्लस का I3 ज्यों का त्यों लिखिए, I3 ज्यों का त्यों लिखा हमने, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 1 2 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा I3 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो I3 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं 2 हो जाएगा। तो I2 का मान कितना I3, तो I3 का मान कितना 2 में से कितना बचेगा माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर एम्पियर आ गया, यहाँ पर करंट एम्पियर, ठीक है, इतना आ गया यहाँ पर, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास इतना आ गया। I3 का मान कितना आ गया यहाँ पर, I3 है यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है I3 है यहाँ पर, I3 नहीं दिख रहा तो फिर से लिख देते हैं, इधर नीचे लिख दीजिए, देखिए I3 यहाँ पर लिख देते हैं I3 का मान कितना आ गया माइनस का 1 एम्पियर आ गया यहाँ पर, ठीक है, I3 का मान कितना आ गया हमारे पास माइनस का 1 एम्पियर है यहाँ पर 1 एम्पियर, ठीक है 1 एम्पियर कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया, I3 का मान कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया, ठीक है। लेकिन हमें I3 का मान काम नहीं आएगा, लेकिन आज सकता है धारा निकालने के लिए I1 I2 I3 का मान, लेकिन I1 I3 का मान निकालिए, लेकिन हमें I3 का यहाँ पर I3 का पता है, लेकिन I2 का मान हमें पता होना चाहिए, लेकिन हमें क्या निकालना है A व B के बीच विभवांतर मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमें विभवांतर पता करना है, तो विभवांतर A व B के लिए विभवांतर किस टाइप से निकाले E माइनस का IR1 हो जाएगा, लेकिन धारा तो हमें I ही चाहिए, यहाँ पर I3 का क्या करेंगे यहाँ पर, चलिए निकाल लीजिए, यहाँ पर I3 का मान निकालिए, यहाँ पर निकाल लिया। अब इसी टाइप से देखते हैं, यहाँ पर इसी टाइप से हमें I2 का मान निकालना है। I2 का मान किस टाइप से निकालेंगे, I2 का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर रख दीजिए I2 का मान, इसलिए I3 का मान रख दिया, समीकरण 3 में I2 का मान आ जाएगा, तो समीकरण I3 का मान समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ बनाई थी हमने, ए बनाई थी। I2 माइनस का I3 बराबर 1, I2 माइनस का I3 बराबर कितनी थी, I2 माइनस I3 कहाँ है, I2 माइनस I3 का मान कितना है, 1 है यहाँ पर, कितना है हमारे पास, 1 है यहाँ पर, ठीक है, 1 है बराबर 1 है। I3 का मान कितना निकाला, I3, तो I3 का मान माइनस के 1, तो मान प्लस का हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए I3 का मान 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I2 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 करंट आ जाएगा यहाँ पर, 0 करंट, ठीक है, क्या आ जाएगा, 0 करंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको निकाल कर दिखा दिया, और बाई चांस आ जाए करंट इसमें पूछा जाता है I1 I2 I3 के मान ज्ञात कीजिए, तो आप इस टाइप से निकलते हैं, I2 का मान निकालते हैं, I3 का मान निकालते हैं, I1 का निकालते हैं, मेथड सीख लीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 में आ सकता है, धारा निकालने के लिए जरूर थोड़ा सेम टू सेम आ जाए, इस टाइप से करंट निकालते हैं। लेकिन बट हमें यहाँ पर पूछा गया है ए तथा बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ए तथा बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो लिखिए ए तथा बी के बीच विभवांतर, ए तथा बी के बीच विभवांतर, ए तथा बी के बीच विभवांतर, विभवांतर ही तो पूछा गया, विभवांतर, ए तथा बी के बीच विभवांतर, तो विभवांतर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए तथा बी के बीच विभवांतर, बी बराबर क्या होता है, ई माइनस का आई आर होता है, लेकिन करंट क्या लेंगे, I1 वाला लेंगे, I1 इंटू R1, करंट क्या लेंगे, I1 वाला लेंगे, ए वाला करंट लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या लेंगे, यहाँ से शुरू हुआ तो क्या लेंगे, I1 वाला लेंगे यहाँ पर करंट हम। बी बराबर ई माइनस के IR1, ठीक है, ई कौन सा लेंगे यहाँ पर, देखिए कहाँ है, ई मतलब सेल कौन सा हमारे, 3 ले लेंगे, तीन ले लेंगे ऊपर, चूँकि ए और बी के बीच निकाल लें तो क्या ले लेंगे, 3 माइनस का I1 का मान कितना है, 1 है, 1 I1, हाँ सॉरी, I1 का मान निकाला था हमने, 1 I1 का मान कहाँ नहीं निकाला था, 1 मल्टीप्लाई R1 का मान प्रतिरोध कितना है हमारा, रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, 1, तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 1 1 हो जाएगा बराबर 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यही आंसर होगा। देखिए चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं यहाँ पर, ठीक है, 2 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है यहाँ पर, देखिए कहाँ कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, चौथे का घा है, 2 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, 2 वोल्ट, ठीक है। ई ए बी के बीच हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, विभवांतर, ई ए बी के विभवांतर कितना है, ई चाहे बी ए बी लिख लीजिए यहाँ पर, यही क्या होगा, हमारे लिखी थी अपने हिंदी में लिख दिया, वोल्ट क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही।